आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 6 करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हुई ब्रिटेन में और ब्रिटेन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई इकोनॉमिक रिकवरी में। तो पोस्ट वार के बाद यानी कि 1918 के बाद में जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल हो गई थी ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के जो ऑलमोस्ट सभी मेजर इंडस्ट्रीज़ और जो ब्रिटेन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था, और उसको दोबारा से बिल्डअप करना और डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज था ब्रिटेन के लिए। तो जो कंट्री यानी कि ब्रिटेन जो एक लीडिंग इकोनॉमी थी यानी कि मेजर इकोनॉमी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक, वो अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद संकट में फंस गई थी, क्राइसिस में फंस गई थी, क्योंकि ब्रिटेन का सब कुछ तबाह हो गया था। और ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था यानी कि 1914 से 1918 तक, तो उस समय जो इंडस्ट्रीज़ थी यानी कि उद्योग जो थे वो कहीं और डेवलप हो रहे थे यानी कि विकसित हो रहे थे, जैसे कि इंडिया और जापान में। और ब्रिटेन को दोबारा से अपनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो उसकी डोमिनेंस थी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो दोबारा से रिगेन करने में या एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे वो खाली ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के नहीं बल्कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के भी बिकने लगे, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी अब इंडिया में ब्रिटेन को कम्पीट करने लगी। उसके बाद जापान जो है वो कम्पीट करने लगा ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जापान जो है ब्रिटेन को कम्पीट करने लगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, यानी कि जब भी लड़ाई होती है तो नए नए सोल्जर्स रिक्रूट या भर्ती करने होते हैं, नई नई जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो जो है एस्टेब्लिश करनी होती हैं, जिससे कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रिटेन के पास इतना पैसा था नहीं, जिसकी वजह से उसने बोरो किया यानी कि उधार लिया, किससे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स से। और उसके जो वार एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यानी कि युद्ध के समय खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बोझ आ गया, बर्डन आ गया एक्सटर्नल डेब्ट्स का, यानी कि उसके ऊपर जो और दूसरे देशों का जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में लिया था। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी उस समय बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक बूम था, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर ये डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोडक्शन था ये ज़्यादातर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में था, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री हो गया या आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसके अलावा एक्सेट्रा। और जब जैसे ही वॉर एंड हुई तो ये सारे की सारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ थी या डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ थी, इनमें जो है प्रोडक्शन जो है अब उनकी ज़रूरत तो थी नहीं, तो ख़त्म होते ही इनमें जो प्रोडक्शन है वो डेक्लाइन हो गया, कम हो गया, और जिसकी वजह से जो लोग इनमें लगे हुए थे इन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि वो बेरोज़गार हो गए जो लोग पहले इनमें काम कर रहे थे। और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, जो बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, वो जो है घटाने के चक्कर में घटाने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस, लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसी हालात हो गई 1921 में ब्रिटेन की कि लगभग 5 में से 1 आदमी जो है वो बेरोज़गार हो गया ब्रिटेन में, जिसकी वजह से लोगों के अंदर चिंताएं यानी कि एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी यानी कि अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चितता जो है वो घर करने लगी, और सभी के सभी लोग जो है वो अपने काम के बारे में सोचने लगे कि हमें कब जॉब मिलेगी, कब हमारी लाइफ सही हो जाएगी। अब ऐसा ही कुछ लेते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये तो बात की हमने वर्कर्स की, तो अब बात करते हैं जो काफ़ी एग्री इकोनॉमीज यानी कि ऐसी कंट्री जो टोटल एग्रीकल्चर पे यानी कि कृषि पे निर्भर करती थी, उनकी बात करते हैं, उनकी हालत क्या हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ऐसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज भी ग्रेट क्राइसिस यानी बहुत भयानक संकट में फंस गई थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं वीट ग्रोवर्स का, यानी कि जो लोग गेहूं की खेती करते थे ईस्टर्न यूरोप में यानी कि पूर्वी यूरोप में, और ये गेहूं की जो सप्लाई करते थे यानी कि सप्लाई करते थे वर्ल्ड मार्केट के लिए, यानी कि विश्व बाजार में इस गेहूं को जो है वो बेचते थे युद्ध से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के पहले तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जो सप्लाई करते थे यानी कि जो गेहूं बेचते थे इंटरनेशनल मार्केट में, ये सप्लाई इंटरप्ट, यानी कि वॉर के टाइम तो ट्रेड वगैरह कैरी किया नहीं जा सकता, इसलिए इस सप्लाई में बाधा आ गई और इनको बेचारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। पर इसका फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर
यानी कि वीट कल्टीवेशन का जो एरिया था उसको एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद में जो है ये अपनी डिमांड जो है वो फुलफ़िल करने लगे। पर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो दोबारा से जो वीट प्रोडक्शन जो है वो रिवाइव हुआ इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, और फिर जो कंपटीशन स्टार्ट हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा एक तरफ, और ईस्टर्न यूरोप के जो फार्मर्स थे उनके वीट जो है उनका अलग, इन दोनों में कंपटीशन होने लगा, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी जो टोटली एग्रीकल्चर इकोनॉमीज थी उनकी रूरल इनकम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी कि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम हो गई, और जो बेचारे किसान थे इन कंट्रीज़ के वो जो है वो कर्जे में आ गए। इसके बाद बात करते हैं राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं अब। तो जो रिकवरी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वो यूएस में सबसे पहले देखने को मिली, क्योंकि यूएस सबसे बाद में इसमें शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था यूएस को। और 1920s के बिगिनिंग में ही जो है उसकी इकोनॉमी जो है ने स्पीड रिगेन कर ली थी, और 1920s में ही जो है मास प्रोडक्शन भी यूएस में स्टार्ट हो गया था, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। वैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन लेट 19th सेंचुरी में जो है यूएस में स्टार्ट हो चुका था, और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन है उसके जो फादर हैं या पायनियर हैं वो हेनरी फोर्ड को कहा जाता है। हेनरी फोर्ड ने किया ये था कि उन्होंने असेंबली लाइन प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था अपनी कार इंडस्ट्रीज़ में। असेंबली लाइन प्रोसेस जो थी उन्होंने एक शिकागो के स्लोटर हाउस में जो है वो देखी थी, और फिर इसी चीज़ को अपने कार के प्लांट में जो है, जो कि उनका डेट्रॉइट शहर में था, वहाँ पे इसी प्रोसेस को, असेंबली लाइन प्रोसेस को इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये असेंबली लाइन प्रोसेस का फ़ायदा ये था कि चीज़ें जो है बहुत, यानी कि कार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा और बहुत सस्ती हो गई कार, क्योंकि बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था इसकी वजह से। असेंबली लाइन प्रोसेस में एक कन्वेयर बेल्ट होती है जिस पे वर्कर्स जो है अपना काम करते हैं, वो कहीं हिल डुल नहीं सकते, एक ही जगह खड़े होकर के उन्हें एक ही काम जो है रिपीट करना होता है, जिसकी इसमें कोई देरी का कोई डिले नहीं होता, कोई एक दूसरे से ब्रेक का कोई टाइम नहीं होता, और कोई एक दूसरे से बात वगैरह भी नहीं कर सकता, जिससे कि जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो ये हुआ कि लगभग 3 मिनट में आगे चल करके फोर्ड का जो टी मॉडल था वो हर एक 3 मिनट में एक गाड़ी निकालने लगा फोर्ड। और जो है जो टी मॉडल था फोर्ड का, ये फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, यानी कि सबसे पहला मास प्रोड्यूस्ड कार जो है वो बना। अब बात करते हैं इसका प्रभाव, यानी कि असेंबली लाइन प्रोसेस का जो इम्पैक्ट है वो वर्कर्स पे क्या पड़ा। तो जो वर्कर्स थे वो इतनी तेज़ काम करने के कभी भी आदी नहीं थे, तो उनको इस असेंबली लाइन प्रोसेस की वजह से वो स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस मतलब उनको तनाव होने लगा, और क्योंकि असेंबली लाइन की जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो बेल्ट घूमती है कन्वेयर उसको बहुत तेज़ी से घूमती है, इसलिए बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है वर्कर्स को, इसलिए बहुत सारे वर्कर्स जो है अपनी जॉब को छोड़ने लगे। पर फोर्ड ने इसका भी एक तरीका देख लिया उपाय। उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स थे उनके वेजेस, यानी कि उनके डेली वेजेस जो है वो डबल कर दिए। डबल मतलब कि जनवरी 1914 में लगभग $5 पर डे का कर दिया, जिससे कि लोगों ने नौकरी छोड़ना बंद कर दिया। और इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस पे जो है वो बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो डेली वेजेस डबल हुए, तो डबल होने की वजह से वर्कर्स जो है हार्ड वर्क करने लगे, मेहनत करने लगे, और इसका नतीजा ये हुआ बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, यानी कि हेनरी फोर्ड ने कहा कि इससे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की। तो ये जो असेंबली लाइन प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी ये पूरे यूएस में स्प्रेड हो गई। इसके साथ जो है यूरोप ने भी इसको अपना लिया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रीज ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया 1920s में, जिसकी वजह से जो है मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, जिससे चीज़ें जो हैं खासकर इंजीनियर गुड्स जो है उनकी कीमतें, कॉस्ट जो है लो हो गई, कीमतें कम हो गई। और दूसरी तरफ जो वर्कर्स के जो है हायर वेजेस थे, यानी कि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वर्कर्स जो है ईजिली अफोर्ड कर पा रहे थे इन इंजीनियर्ड गुड्स को या फिर कंज्यूमर गुड्स को, जैसे कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा। तो कार प्रोडक्शन की बात करें तो कार प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ इतना ज़्यादा हुआ कि 2 मिलियन से और 5 मिलियन पहुंच गया लगभग 10 सालों में, यानी कि 1919 से लेकर के 1929, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा अच्छा हो गया था और चीज़ें सस्ती हो गई थी। रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह ये सभी के सभी अब आसानी से इंस्टॉलमेंट पे मिलने लगे, यानी कि किस्तों पे मिलने लगे। इसी के साथ हाउस कंस्ट्रक्शन में भी, यानी कि जो
घर निर्माण उद्योग था, इसमें भी बहुत ज़्यादा बूम या डेवलपमेंट देखने को मिला, जिससे कि जो है लोगों के अंदर खुशहाली आई, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, तो लोगों के अंदर भी खुशहाली या प्रोस्पेरिटी आई। और यूएस में जो है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रोजगार बढ़ने की वजह से लोगों की इनकम भी अच्छी होने लगी, और इनकम होने की वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी अच्छे होने लगा, और पैसा होने के बाद में लोगों जो है कंजप्शन भी जो है वो बढ़ गया, लोग जो है अलग अलग तरह की चीज़ें लेने लगे। तो 1923 में जो है, जो यूएस जो है लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ओवरसीज लैंडर यानी कि दुनिया को कर्जा देने वाला सबसे बड़ा जो है लैंडर जो है वो बन गया था यूएस। उसके बाद यूरोपियन यानी कि यूरोपियन रिकवरी भी तेज़ी से होने लगी। जो यूरोप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया था, तो यूएस की प्रोस्पेरिटी और यूएस के डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं फ़ायदा यूरोप को भी मिला, और वहाँ भी जो वो भी रिकवरी करने लगा। इसके साथ वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा, इंक्रीज़ होने लगा, और अगले 6 सालों तक ऐसा चलता रहा। पर 1929 में शायद कुछ और ही बहुत देखने को मिला, और उसका नाम था डिप्रेशन यानी कि महामंदी। तो अब बात करते हैं 1929